सत्यम ही लाश है, सत्यम ही लाश है। चल यहाँ से। चल रुकना, बड़ा खतरनाक आइडिया है हमारे दिमाग में। लाश को दिखा के गांव में इसका मेला लगाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, बहुत चिंता है। नहीं, चल यहाँ से। मेरी बात समझ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ये जोखिम भरा वाला काम है, जिसका लाश है ना वही जाने। हमको लाश दिखा के पैसा नहीं कमाना। हम है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को शक हो भी गया तो मुखौटा हटाकर कह देंगे देवी प्रकट होने वाली है, और फिर देखना पैसों की बरसात। पर अरे ज्यादा परपराओ मत, हाथ लगाओ जल्दी से। हाँ, एक बार पैसा लपेट लिया ना, फिर इस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, अब कलयुग में होगा भक्तों का कल्याण, सभी को मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, खुलेगा देवी मैया का नाम। सिर्फ 60 दिन, केवल 60 दिन में अवतारित होंगी देवी, स्वयं भूमूर्ति से अवतारित होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबको मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, कलयुग में होगा सबकी समस्या का समाधान। बोलो देवी मैया की, देवी मैया की। ये लो दादा आपकी चाय। वाह, बहुते बढ़िया चाय है। क्या बोला भैया? हाँ, अब तो पूरे ही भक्त बन गए हो, खूब पुण्य कमा रहे हो। किसी का कल्याण हो या ना हो, इनका तो हो रहा है। खूब नोट छान रहे हैं। भैया नोट तो पता नहीं, पर बदबू जरूर छान रहे। भाइयों, कल रात को माता रानी हमको दर्शन दिए हैं और एक ठो बात बोले हैं कि माता रानी आपकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न है, और साथ ही साथ आप लोगों के दुखों को देखते हुए बहुत दुखी भी है। माता रानी बहुत जल्द प्रकट होंगी आपकी दुविधाओं का नाश करने के लिए। तो माता रानी की, माता रानी की। तो भाइयों, अब आप लोग आइए और माता रानी की आरती लगाइए। देखिए, हमने आप लोगों के लिए माता रानी को 1000 के नोटों का माला चढ़ाया है। अब जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं जरूर चढ़ाऊंगा। माता रानी की, माता रानी की। ये हमारे तरफ ना भाई ना, हम कोई पंडित पुजारी तो है नहीं, हम तो माता रानी के सेवक हैं और पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में गुजारनी है। आपके चढ़ावे को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे महाराज, काहे पंडित जी को पाप लगा रहे हैं? ये दान पेटी नहीं देख रहे हैं, ये इसमें चढ़ाइए ना। हाँ जाइए जाइए। अरे आप सब भी आइए, चढ़ावा लगाइए। आइए आइए आइए। माता रानी की, माता रानी की। जब कोई विश्वास की दुकान खोलकर बाजार लगाता है, उसका विज्ञापन करने के लिए गलियों में उतर आता है, तो यकीन मानिए कि वो विश्वास का सौदा कर रहा होता है, अंधविश्वास को बेच रहा होता है। अंधविश्वास के ऐसे व्यापार में ना तो कोई श्रद्धा होती है और ना ही कोई भक्ति, बस होता है तो सिर्फ पैसा। इसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही होती है, झूठ की चाशनी को शहद बनाकर दिखाना और उसमें सीधे साधे लोगों को मक्खियों की तरह फंसाना। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए। ये कौन सा सोना? किस सोने की बात कर रहे हो? लखनऊ की बस्ती में किसी की हैसियत है सोना चढ़ाने की? है? साला सोना खुद हड़प जाओगे। बहानेबाजी मत कर, मत बोल मूर्ति हमको मिला था। हाँ मिला था तो का उखाड़ने लगे तुम? हाँ, आइडिया तो हमारा था ना, तुम तो डर के कट रहे थे, बोले नहीं करते हैं, इसमें तो बड़ा जोखम है। ये देखो, ये हम थे जो दिए ई माल कमा के माला माल होने का आइडिया। ये ब्रेन की कोनो कीमत है कि नहीं? लटखोर, तू जानता नहीं हमको।
2 घंटे में ना तुम्हारा सारा खेल खत्म कर देंगे, बता देंगे पूरी दुनिया को। अरे धमकी मत दो, छोड़ो हमरा कॉलर। हेलो दरोगा बाबू, ये सब क्या है गुप्ता? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा पंडाल खाली है। लेकिन सर फोन करने वाले ने यही जगह बताई, कोई चाय वाला। खोलो इसे। साले ससुरा मिलिएगा हमका, फिर बता देते हैं। मालिक हम बोला, हम ही ने आपको फोन किया था। तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो सत्यम और शंभू ने, उन दोनों ने हमको यहाँ फोन करते हुए सुन लिया और मूर्ति लेके भाग गए। मूर्ति लेके भाग गए? पर क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन मालिक मूर्ति में से बहुत बदबू आती थी, शायद इसी वजह से लेके भागे होंगे। मूर्ति में से बदबू आती थी? हाँ गुप्ता इन दोनों को ढूंढो, और हाँ इस मूर्ति को भी। सर गुप्ता तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ सर, यहाँ के मछुआरों से पता चला। आराम से आराम से, आराम से खींचो। सर इस मूर्ति में से किसी औरत के बाल निकल रहे हैं। माय गॉड, किसी औरत को मार के उसकी मूर्ति बना दी है। भोला तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ मालिक, यही तो है देवी माँ की मूर्ति। गुप्ता इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो, ध्यान से और बहुत आराम से। सर और हाँ, अब तक आप लोग देवी समझ के जिसकी पूजा कर रहे थे, देवी मैया के, वो देवी भी नहीं है, लाश है, डेड बॉडी। अब जरा सोच के बताइए कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते में इस गांव से या इस गांव के आसपास के इलाके से कोई औरत लापता हुई है? अच्छा, इस गांव में और गांव के आसपास के एरिया में मूर्ति कौन बनाता है, यह भी नहीं मालूम। अच्छा भोला, ये सत्यम और शंभू मेला लगाने के अलावा और क्या काम करते हैं? मालिक ये शंभू तो फेरी वाला है, बच्चों का फ्रॉक सब बेचने का काम करता है, और ये सत्यम ब्लॉक में सरकारी कागज बनाने का दलाली करता है। गुप्ता एक काम करो, जिस भी गांव वाले के फोन में सत्यम, शंभू या मूर्ति की फोटो मिले उसे एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लो। सर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी किसी देवी की मूर्ति के अंदर लाश मिल सकती है। इस खबर ने लोगों के विश्वास की बुनियाद हिला दी थी, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मूर्ति महज एक जरिया थी, या फिर किसी लावारिस लाश को उठाकर मूर्ति में डाल दिया गया था ताकि देवी के प्रकट होने की बात फैलाकर लोगों से पैसा ऐंठा जा सके? पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल थे और वो जुटी थी शंभू और सत्यम की तलाश में। जी जी सर, ओके सर, यस। मिश्रा, ये केस जितना सीधा दिख रहा उतना है नहीं। अपने लाइफ में मैंने बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन पीओपी में लाश मिलना मैंने पहली बार देखा। ये केस बहुत पेचीदा और सेंसिटिव है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले लोगों का गुस्सा बढ़ के हमें उन्हें पकड़ना होगा। यस सर। मिश्रा, मुझे तुम्हारी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है। पूरी ताकत लगा दो कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए। सर आप बिल्कुल चिंता न करें, दिन रात एक कर देंगे हम। घर का कोना कोना छान मारो। सर जी सर। कुछ मिला? नहीं सर,
चलो सर, अंदर बिस्तर, बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ खास मिला नहीं। चलो सर। ढूंढो। सर, सर यहां भी कुछ नहीं मिला। सर, उन दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दोनों के फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन भेज दिए और सभी खबरियों को भी काम पे लगा दिया। पिछले 2 या 3 महीने में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट है कि ये भी चेक करने के लिए कहा है। गुड। देखो गुप्ता, इस केस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर, हो सकता है सत्यम और शंभू ने किसी का मर्डर किया हो और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पीओपी की मूर्ति का रूप दे दिया। हाँ हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मर्डर इन दोनों ने किया है तो मर्डर करने के बाद इन दोनों ने मेला क्यों लगाया? अच्छा, क्या तुम वही रुको? सर, नारायण चक गांव के बाहर एक झोपड़े में सत्यम को देखा गया। गाड़ी निकाल। तू यहां बाहर नजर रख। चलो। सर आइए जल्दी। बिल्कुल चुप। पहले मर्डर करता है, उसके बाद मेला लगाता है और अब यहाँ छुप के बैठा है। साहब कोई मर्डर नहीं किया। चल तुझे मेला दिखाता हूँ, लेके चलो इसे। चल। साहब आपको नहीं पता शंभू कहाँ पर है? हमने कोई मर्डर नहीं किया है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो लाश कहाँ से आई और वो लाश मूर्ति में कैसे पहुंची। तुझे कुछ नहीं मालूम, अभी सब याद आ जाएगा। बोल शंभू कहाँ है? मैं बताता हूँ साहब, वो मूर्ति शंभू को मिली थी साहब। आपको कुछ नहीं पता। शंभू के गांव का पता और उसका फोन नंबर दोनों बता जल्दी। साहब शंभू बरियापुर गांव का है साहब। फोन नंबर क्या उसका? नंबर क्या उसका? ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। गुप्ता एक काम करो, इस शंभू के सारे कॉल रिकॉर्ड बाहर निकालो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मैं भी देखता हूं तेरा ये शंभू कब तक बिल में छुप के बैठा रहता है, समझा तू? सर, फोन के नेटवर्क डिटेल से पता चला है कि शंभू यहां से भागकर पास के गांव गया, जहां उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद बेहतर स्टेशन के पास उसका फोन फिर से एक्टिव हो गया। यानी कि ट्रेन पकड़ के भाग गया। गुप्ता एक काम करो, सबसे पहले ट्रेन की टाइमिंग पता करो और उसके बाद शंभू के गांव और घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दो। देखता हूं भाग के कहां जाता है। रुक। शंभू रुक। रुक। हमें भगाएगा? हमें भगाएगा? कुछ नहीं किया। ए पकड़ क्या इसमें? ए चेक कर इसको। सच बोल रहे साहब, हम कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। चल ए उठा इसको। ए चल। साहब कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया साहब। आपने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा? तू ऐसे नहीं बोल। कुत्ता बोल। सब बता दे साहब। हम कबूल करते थे साहब। हम मूर्ति का इस्तेमाल करके लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते थे साहब। सत्यम उस दिन चढ़ावे के बंटवारे में बेईमानी करने लगा था साहब। हमारा झगड़ा हो गया, भोला ने सब कुछ देख लिया और बात आप तक पहुंच गई। और इस काम के लिए तुमने किसकी आहुति दी? साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब वो आरा का होलसेलर है, वहां से माल लेकर लौट रहे थे साहब। ये सत्यम भी कोनो काम से लौट रहा था साहब।
सबका सबसे बहुत जोर का लगा था। सब रामपुर के पास हमने बस रुक पाई और सब हम पेशाब करने के लिए उतरे थे सर। यार इतना लंबा सफर, साला अब जाके बस रोका है। सब झाड़ियों के किनारे हमने मूर्ति देखा था। सत्यम, वो क्या है? बहुत सुंदर था साहब। सत्यम की लाश है। तब सब हमें पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक लाश है। तब हम तो बहुत डर गए थे। क्यों बे? तुमको हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम पखलौल हैं, कि तुम कोई भी कहानी बनाओगे और हम मान जाएंगे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बोल, सच बोल, वरना यही पुलिस स्टेशन में तेरी मूर्ति बना दूंगा। बोल, तुमने किसको मारा और मार के मूर्ति में डाल दिया? बोल। साहब हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं। आपको नहीं मालूम था उसमें किसका लाश है। साहब हमारा मत मारा गया था, लोग में आके मूर्ति को उठा रहे थे साहब। सर, कोई लीड? अब तक तो नहीं सर। हमने सत्यम और शंभू से काफी पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है सर। अगर लाश रामनगर के उस तालाब के पास मिली है तो वो लड़की आसपास के किसी गांव में ही रहती होगी। एक काम करो मिश्रा सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि किसी लेडी की मिसिंग रिपोर्ट आई है क्या। अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, एक एक गांव को छान मारो। श्योर सर। अगर सत्यम और शंभू सच कह रहे थे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आस्था का ऐसा व्यापार सबसे आसान होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो, मेहनत जीरो और रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। इस व्यापार में लोग आकर प्रणाम करते हैं और पैसा देकर चले जाते हैं, और उन पैसों के बदले में उन्हें कुछ देने की भी जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए शंभू और सत्यम ने वो मूर्ति उठाकर मेला लगा लिया था। लेकिन पुलिस की मुश्किलें डबल हो गई थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये लाश किसकी। उनके पास ना तो आइडेंटिफिकेशन का कोई जरिया था और ना ही आगे की कोई लीड। डॉक्टर साहब, क्या पता चला? प्लीज बैठिए बैठिए। जी, मूर्ति से बॉडी किसी औरत की मिली है। एज करीब 30 के आसपास की होगी। उस औरत को पहले किसी ने मारा, फिर पीओपी लगाया है। बॉडी कितनी पुरानी? 2 से 3 हफ्ते पहले मारा गया। और मौत का कारण? उसके सर पे किसी हैवी चीज से वार किया गया है, या फिर उसके सर को बार बार दीवार पे या जमीन पे मारा गया है। उसकी बॉडी से ये सोने की बाली मिली। जब लोग गुमराह करते हैं तो बेजान चीजें राह दिखाती हैं। जी सर। ये बालियां बताएंगी कि इसे किसने खरीदा है। हर दुकान पर दस्तक दो, खोद निकालो जुर्म की जड़ को। हाँ सर, ये बाली हमारे यहाँ की है। खरीदी किसने थी? कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? जरूर होगा सर, 1 मिनट दीजिए। हाँ सर, ये 4 महीने पहले एक ये जगन सिंह नाम के आदमी ने खरीदी है। जगन सिंह, जगन नौटंकी मंडल। ठीक है, तुम वही रुको। सर, खबरी ने बताया कि नौटंकी का मालिक जगन अभी वही है। तारका सुरकावर नाम की किसी नौटंकी की ड्रेस रिहर्सल कर। सर, उसने और एक बात बताई, उसकी बीवी कविता 1 महीने से किसी को भी दिखी नहीं। हमें छोड़ दीजिए। तेरा बात तो निश्चित है। पीछे देख, पुलिस। अब तो तेरा बात एकदम निश्चित है। बस बस हो गया तुम्हारा। हम भी यहाँ पे एक असुर को ही ताड़ने आए। जगन कौन है? मैं हूँ साहब। आओ, जरा तुमसे पूछताछ करनी है। आओ। जगन, तेरी पत्नी कविता कहाँ है? सर, तीरथ पे गई। हम यहाँ तेरी नौटंकी सुनने नहीं आए हैं, सच सुनने आए हैं। तुझे क्या लगा कि तू अपनी ही पत्नी का मर्डर करके हमको नौटंकी दिखाता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा? क्या कह रहे हैं सर? कविता का खून? नाटक मत कर। हमने नहीं मारा सर। सर, हमें तो पता ही नहीं उसका कत्ल हो गया। तेरी पत्नी इतने दिनों से गायब है और तूने अब तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई। सर, वो मुझको बोल के गई थी तीरथ पर जा रही है। सर, किसी ने बोल दिया कि फोन फट जाता है तो
उसने कभी डर के हमारे फोन को हाथ भी नहीं लगाया, कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। आप बताइए सर, मेरी क्या गलती है? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है, किस हाल में? अच्छा, 15 से 20 मार्च के बीच तू कहाँ था? सर मैं बनारस में था, मौसी के यहाँ पे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मौसी के पास बनारस में? नंबर निकाल। गुप्ता देखो बात करके। नंबर लगा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। नहीं लग रहा है सर। तेरे घर में तेरे किन दोस्तों का आना जाना है, तेरी पत्नी का किसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना था, मुझे उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए। कुछ औरतें आती थी और मनोज और रितेश आते थे। मनोज और रितेश कौन है? सर मंडली के लड़के। जगन के घर तुम्हारा इतना आना जाना क्यों था? मालिक, जगन दोस्त है हमारा, तो दोस्ती खातिर चाय चूय पीने को जाना आना होता था बस। और ये कविता, ये कैसी औरत थी? साहब बहुत नेक दिल औरत थी, और हमारी तो बहन जैसी थी। बहन? जी सर। कविता हमारी एकदम बहन की तरह थी। अच्छा एक तो बात बताओ कि जगन के थिएटर में तुम क्या करते हो? सर हम उसका बैक स्टेज का सारा काम देखते हैं। बैक स्टेज? जी। मतलब कि प्रॉपर्टी हुई, मूर्ति हुई, मुखौटा हुआ, ये सब संभालते हो ना? जी सर, और मुखौटा और मूर्ति का काम जगन खुदे देखते हैं। अच्छा तुम लोग तो कलाकार आदमी हो, तो पेंटिंग उंटिंग तो आराम से बना लेते होगे। मेरा मतलब है कि मूर्ति हुआ, मुखौटा, ये सब बनाना तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं सर, हम इतना बड़ा कलाकार थोड़े ना है। अच्छा मर्डर उडर तो आराम से कर ही लेते होगे। सर पता नहीं आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन कविता बहन के मौत के साथ हमारा कोनो ताल्लुकात नहीं है। ठीक है जाओ। गुप्ता, तुम लोग नीचे तलाशी लो, मैं ऊपर देखता हूं। चल ऊपर दिखा। क्या बे, तेरी बीवी का परमानेंटली जाने का प्रोग्राम था क्या? तेरे घर में तेरी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है। सर कुछ दिन पहले सर पेस्ट कंट्रोल करवाया था, सारे कपड़ों में बदबू थी, इसीलिए धोबी को दे दिया। तेरा पूरा खेल मेरी समझ में आ रहा है। तेरी बीवी इतने दिनों से गायब है और तूने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है और तुम कहते हो कि धोबी के पास है। अब अगर मैं धोबी के पास जाऊंगा तो वो मुझे किसी के भी कपड़े दिखा के बोल देगा कि तुम्हारी बीवी के कपड़े हैं, है ना? अबे मर्डर की प्लानिंग बहुत अच्छी की तूने, एकदम तुम्हारी नौटंकी की कहानी की तरह। लेकिन तू एक बात भूल गया जगन, अगर तेरी नौटंकी की कहानी में मुझ जैसा एक कैरेक्टर होता ना तो तू ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाता। पुलिस को जगन का कैरेक्टर शुरू से ही संदेशपद लग रहा था। कोई अपनी पत्नी से 1 महीने तक बिना संपर्क के कैसे रह सकता है? तो क्या जगन झूठ बोल रहा था? और अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्या उसी ने अपनी पत्नी कविता का खून किया था? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो जगन और कविता का रिश्ता बड़ा ही विचित्र था। सर सभी से पूछताछ कर ली, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन ये मनोज और रितेश अचानक से गायब हो गए। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ है। क्या? एक काम करो गुप्ता, पूरी फोर्स लगा दो, इन दोनों को फटाफट ढूंढो, और हाँ इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डाल दो। सर सर अभी अभी पता चला कि मनोज का फोन फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन सिम किसी और के नाम पे है। कहां पे हुआ है? करवा में। गुप्ता काम करो, करवा पुलिस को हमारे आने की खबर दे दो, और हाँ उनसे कहना कि हमसे कोऑर्डिनेट जरूर करते रहे। सर कौन सा? हाँ ये बंदा। उठ। तू कौन है? जी बोलिए साहब। पक्का यही नंबर ट्रैक हुआ है? हाँ सर ये नंबर। फोन दिखा। ये फोन कहां से मिला तुझे?
जी साहब, यहीं के पास के दुकान से सेकंड हैंड में खरीदा है। चल बता कौन सी दुकान से लिया, चल लेके चलो इसे। सर ये एक आदमी बेच के गया था। इस तस्वीर को देखो, क्या इसी आदमी ने बेचा था? हाँ सर यही था। कुछ अंदाजा है कि ये आदमी इस समय कहां मिलेगा? सर उसका तो नहीं पता। तुमको उसके बारे में कोई भी खबर मिलती है सीधा मेरे को फोन कर। जा। जी सर। क्या अपडेट है मिश्रा? सर मनोज का फोन ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन मनोज ने फोन किसी और को बेच दिया सर। मिश्रा, आजकल फोन की लत ऐसी है कि दिल धड़कना बंद हो जाए लेकिन फोन बजना बंद नहीं होता। अगर उसने पुराना फोन बेचा है तो जाहिर है नया मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीदा होगा। पैसे तो थे उसके पास, क्योंकि उसने कविता की लाश से गहने नहीं निकाले थे। ऐसा करो, 50-60 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं जहां मोबाइल और सिम कार्ड की शॉप है, वहां से सिम कार्ड के नए एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करो और एक एक फॉर्म को चेक करो। सर आपका शक सही निकला। मनोज ने पास ही के कस्बे से नया सेलफोन और सिम कार्ड खरीदा। ये उसकी डिटेल्स है। वेरी गुड। कुछ और मिला? हाँ सर, साइबर सेल को मनोज के पुराने फोन में से एक डिलीटेड वीडियो के ट्रेसेस मिले। वो उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुड। गुप्ता काम करो, इस मनोज का फोन भी सर्वेलेंस पे डालो। सर। पुलिस मनोज और रितेश को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, पर क्या ये कोशिश रंग लाएगी? कहां भाग रहा है बे? कहां भाग रहा है? पकड़ो, लेके चलो इसे। बस साहब, बस साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कभी तक नहीं मारा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? अपना फोन क्यों बेचा और एकदम से नंबर क्यों ऑफ कर दिया? साहब गाय मारे के कभी तो अपनी बहन जैसी थी साहब। बहन जैसी? अरे साहब हम का बताएं, उस कविता का ना चरित्र कोनो ठीक नहीं था। बहुत सारे चक्कर थे उसके, और ये बात उसके पति को भी पता था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। क्या कविता के गैर मर्दों के साथ संबंध थे? और क्या ये बात जगन को पता थी और उसी ने कविता का खून कर दिया? पुलिस पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। सर इसके छज्जे पे मिला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस मूर्ति पे था। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को मारकर उसकी मूर्ति बना दी और भी लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर विसर्जन करने का इरादा था तेरा? नहीं सर। बोल और किसको मारने की प्लानिंग कर रहा था? बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ऐसे मार्क्स और भी खरीदे मैंने। तुझे क्या लगता है हम क्या झुबरी तलैया से हैं जो हमें बेवकूफ बना रहा है? बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, और भी 2 मास्क रिहर्सल हॉल में रखे हैं सर। रिहर्सल हॉल में रखे हैं? चल दिखा, चल। अरे देखना यार उस वाले में, देख जाके तो देख नीचे वाले। कहाँ गया यार मास्क? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ यहाँ पर नाम का इंचार्ज हूँ। कोई भी आता है सामान लेकर चला जाता है और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता सर। चल वहां देख। हाँ देखता हूँ मैं। सर एक मास्क मिला है, एक नहीं मिल रहा सर। देवी माँ का कॉस्ट्यूम भी गायब है। हमारे साथ नौटंकी करके हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता, इन दोनों को हवाला लेके चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। अरे यूपी हिले, बलिया हिले, पटना हिले ला। भैया कुछ खाए खाएगा? जाओ कुछ खाए के। बहुत गर्मी है भाई।
क्या? तुम वही रुको। ये रहा। ले चलो इसे। सर हम कुछ नहीं किए सर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बोल दे। अरे सर हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, अभी बताएगा तू। अरे सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया है? हम कुछ नहीं किए हैं। अरे सर हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सर सच बोल रहे हैं सर। चुप। अब सुन मेरी बात, मनोज ने सच बक दिया है। अब ये कुछ नहीं किया बंद कर और सच बोल। बोल। सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। क्या मनोज और रितेश ही कविता के असली कातिल हैं? या कविता का पति जगन है उसका असली हत्यारा? पुलिस को जगन पर शक तो था, लेकिन वो पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। और तभी हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। फोरेंसिक लैब से फोन था, मोबाइल की वीडियो रिकवर हो गई। गुड। बहन जैसी थी। सर ये वीडियो तुम्हारे फोन में कहां से आया? बोल। साहब हम कोई कत्ल नहीं किए सब, हम बस रितेश के साथ दिए थे साहब। रितेश का साथ दिया था? क्या साथ दिया? क्या साथ दिया रितेश का तुमने? कविता बहुत खूबसूरत थी साहब, इसीलिए रितेश हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। सब पसंद हम भी करते थे, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। लेकिन रितेश साहब पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था, एकदम पागल ही था साहब। हमेशा उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था। और एक दिन साहब वो कविता को बाजार में अकेले पकड़ लिया और अपने दिल का बात कह दिया। अरे कविता भौजी, प्रणाम। रितेश तुम यहाँ पे? वो कहा है ना कि आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे भौजी वो कहा है ना कि आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, पगला गए हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं हम शादीशुदा हैं? तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना, खूब मारेंगे तुमको। भौजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार समझिए तो। खाली ये कविता अपने आप को समझती का है, सबके सामने हमको थप्पड़ मारी है ना, छोड़ेंगे नहीं ससुरी को। अरे दूर रहे मर्दे, अरे काहे इतना सोच रहे हो, जाने दो ना। काहे बे, तुमको भी तो में बहुत इंटरेस्ट है ना? पागल हो गए क्या? कुछ भी बोल रहे हो तुम तो। अरे राजा झूठ मत बोल। अच्छा सुन, हमारा पास एगो प्लान है जिससे हम दोनों के साथ मजा कर सकते हैं। ऐ, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। देखो भाई, हमको तो कोनो लफड़ा में नहीं पड़ना। अरे कोनो लफड़ा नहीं होगा, तो हमारा बात सुन। भाभी नमस्ते। तुम दोनों यहाँ पे? वो भाभी हम ना मामा बन गए, तो सबको मिठाई देने जा रहे थे, सोचा आपको भी देते चले। भाभी आप अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ। भाभी
आज हम बहुत खुश, लीजिए पेड़ा खाइए। रिहर्सल कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ठीक चल रहा है भाभी। सब शुरू में तो बहुत ही चुप की, फिर बाद में उल्टा हमी को धमकाने लगी। हम डर गए थे सर। फिर एक दिन जगन आऊ का मंडली वाले लोग भोपाल जा रहे थे परफॉर्मेंस देने के लिए। फिर हम बीमारी का बहाना लेके वही रुक गए। फिर बाद में हम कविता के लैंडलाइन पे फोन करके उनको रिहर्सल हॉल में बुलाए, फुटेज देने के बहाने। सर बाद में पता चला कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसके बावजूद वो हमसे मिलने आई। हमको हमारा वीडियो दो। अरे दे देंगे, इतना काहे उकता रही हो? देख रितेश, बहुत हो गया अब। हाँ, हमको हमारा वीडियो दो अभी के अभी, वरना हम पति और पुलिस दोनों को बता देंगे। सनी, धमकी दे रही है हमको, धमकी दे रही है। अभी तेरा सारा वीडियो ना लेके हर जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तुमको जिसको भेजना है ना भेजो। हमारा पति क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुझ जैसे नीच को ना तुम्हारी हैसियत ना दिखा के रहेंगे, देखना। अरे अच्छा सुन 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 सुन, ले ले पकड़, अपना वीडियो पकड़, ठीक है? ये वीडियो तो हमको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हें बहुत शौक है ना औरतों की इज्जत के साथ खेलने का। अब तुम्हें हम ऐसी सजा दिलवाएंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। रितेश, क्या हुआ? तबीयत खराब है का? नहीं। और ये मूर्ति कहाँ से आई है? मूर्ति नहीं है, कविता है। क्या बकवास कर रहे थे? देखेगा। हाँ सर माफ करो सर। दोस्त बोलता है अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुझे। सबसे पहले अपने दोस्त की पत्नी की इज्जत पे हाथ डालता है, बाद में उसी की जान ले लेता है, और जान लेने के बाद उसकी मूर्ति बना के उसे सड़ने के लिए फेंक देता है। तो जैसे घटिया और घिनौने आदमी को जितनी सजा दी जाए वो कम है। कविता की हत्या के इस मामले ने इस बात की फिर से एक बार पुष्टि कर दी कि हमने अपने समाज में औरतों को खुलकर जीने की, अपनी बात कहने की और अपना दुख दर्द बांटने की आजादी नहीं दी है। अगर मनोज और रितेश कविता को ब्लैकमेल कर रहे थे तो उसने कभी इसके बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? पहले ही दिन से इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इसमें दोष सिर्फ कविता का नहीं, हमारी मानसिकता का है, हमारे नजरिए का है, जो ऐसे किसी भी अपराध का शिकार बनने के बाद औरतों को एक अलग तरीके से, नीची नजर से देखता है। क्यों ऐसे अपराध में बदनामी होती है औरतों की? अगर कोई आपका सामान लूट लेता है या आप किसी हिंसा का शिकार होते हैं तब तो आपकी बदनामी नहीं होती, तो फिर ऐसे अपराध में औरतों की बदनामी क्यों? बदनामी का यह डर ही ऐसे हैवानों को ऐसे घिनौने अपराध करने का अवसर देता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की मानसिकता, उनका नजरिया, उनकी सोच बदलने की कोशिश करें।
हाँ बोल। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है, बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा। रोमा, रोमा बेटा, रोमा बेटा, रोमा बेटा कहाँ जा रही है? रोमा, रुको, रोमा रोमा, रोमा सुनो, बेटा कहाँ जा रही है? रोमा रोमा रोमा, रोमा बेटा, रोमा, बेटा ना। रोमा बेटा, रोमा बेटा, आप लोग रुक जाइए वरना मैं कूद जाऊं। अरे रोमा, ये तू क्या कर रही है? रुक जा रोमा, गलत कर रही है तू। रोमा ऐसा मत कर रोमा, पीछे जा रोमा। रोमा अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। रोमा ऐसा मत कर। रोमा, रोमा रुक जा। ऐसा मत करो बेटा, प्लीज। रोमा रुक जा। रोमा रुको। रोमा, 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 क्या किया तूने? रोमा, एक तरफ हत्या की साजिश और दूसरी तरफ आत्महत्या का मंजर, और इन दोनों का संबंध मुंबई मलाड में रहने वाले भाटिया परिवार से था। आखिर कौन था वो किलर और किसने उसे हत्या के इरादे से यहां भेजा था? हत्या का टारगेट क्या भाटिया परिवार का कोई एक सदस्य था या फिर पूरा परिवार ही निशाने पर था? ये सारे सवाल मौजूदा हालात में अभी उठे ही नहीं थे, क्योंकि साजिश अधूरी रह गई थी। हत्या करने आया शख्स सबकी नजरें चुराकर भाग चुका था, लेकिन आत्महत्या का हादसा सबकी आंखों के सामने था, और वो आंखें इस बदहवासी से हैरान भी थीं और नम भी। बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं मानता हूं बेटा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद सबको ये खबर सुनाने वाला था कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन तूने मौका ही नहीं दिया बेटा। मैं सच कह रहा हूं। हाँ राधा, अब हमारी बेटी जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकती है, महंगे से महंगा कोर्स कर सकती है बेटा। घबराओ मत, हमें बताओ तुम्हें किसने सुसाइड के लिए उकसा? सर, मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, मेरा पैर फिसल गया था। सर, लड़की झूठ बोल रही है। मैंने सोसाइटी वालों का बयान लिया है। उसका भाई और उसके माँ बाप उसे रोक रहे थे, फिर भी वो छत से कूद गई। पुलिस पूछताछ करने आई थी, पर मैंने बोल दिया कि वो एक्सीडेंट ही था। पर हुआ क्या है जो रोमा? बच्चे अक्सर अपनी जिद में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। वीरेन इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं जरूर रुकता था, लेकिन तुम मजा कर यार, जलसा करने पाए। थोड़े दिन के लिए फैमिली वालों को बाहर घुमा के ला, बिजनेस मैं संभालूं। मैं चलता हूँ। स्कोर बोल भाई, क्या हुआ? अरे वेदर कैसा माहौली में? बारिश का चांस है?
मिस्टर भाटिया जी, प्रताप सरदेसाई ने भेजा है मिस्टर एंड मिसेस भाटिया के। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। अटेंशन अटेंशन। हाँ, अपने पेरेंट्स की 25th मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे मैं और रोमा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रोमा। पापा, मम्मी, हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आप दोनों का दिल बहुत दुखाया। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। मेरे पापा ने बॉलीवुड में भी अपना लक आजमाया है। ये एक्टर बनना चाहते थे, बल्कि इन्होंने तो एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी खुद को लॉन्च करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। पर आज इस मौके पे हमें इनके हुनर का जलवा देखने को मिलेगा, है ना पापा? नहीं बेटा, कम ऑन, एक डायलॉग प्लीज, कम ऑन। अच्छा ठीक है। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में है। कौन कब कहां कैसे उठेगा ये हम सब में से कोई नहीं बता सकता। क्या बात है। क्या कर रहे हैं आप? मेरा गिफ्ट छुपा रहे हैं क्या? नहीं, वो अब मैं दरअसल तुम्हारा गिफ्ट लेने ही जा रहा था। वो कम वक्त डिलीवरी बॉय आया नहीं अब तक। मैं बस गया और आधे घंटे में वापस आया। कबर खुली छोड़ना है। पूरे 50,000। ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, उनका फोन भी बंद आ रहा है, आपने उनको जाने ही क्यों दिया? किसने फोन किया था? सर मैंने किया था। मेरा नाम किशोर है, बस यहीं जा रहा था, लाश और गाड़ी को देखा तो मैंने आपको फोन किया। पाटिल, गाड़ी चेक करो। सर। ये क्या कर रही हो तुम? चोरी कर रही हो। अरे पर क्यों कर रही हो ये सब? तो आपको क्या लगता है ये पैसा कब तक टिका रहेगा? देखना, धीरे धीरे करके ना पापा इसे भी खत्म कर देंगे और फिर बाद में कहेंगे बेटा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लो, मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए। तुम अपने पापा के बारे में हमेशा इतनी उल्टी सीधी सोच क्यों रखती हो? क्योंकि मम्मा कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जबान संभाल के बात करो रोमा, तेरे पापा हैं वो। पागल थी मैं जो उनके बातों में आ गई। आज जिस तरह से पैसे लेके निकले हैं ना, मुझे नहीं लगता उनसे कोई उम्मीद भी लगाई जा सकती है। रोमा, पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लेने गए हैं। फोन बंद करके आसमान में उड़ गए। नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ के लाएंगे। तू ज्यादा बोल। ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे वीरेन के बारे में कुछ बात करनी है। पार्टी छोड़ के गिफ्ट लेने चले गए, पार्टी से पहले याद नहीं आया? जी वो डिलीवरी बॉय आने वाला था।
वो नहीं आया तो इसलिए। कहाँ जाने का बोल के निकले थे? ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बिजनेस क्या है उनका? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। गोरेगांव में ऑफिस है हमारा। उनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन? कुछ छुपाइए मत हमसे। पापा की उनके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी। नाम क्या है बिजनेस पार्टनर का? प्रफुल्ल ठक्कर। अनबन की वजह? पापा पिछले 4 साल से उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। पापा को ऐसा लगता था कि वो पैसों का गबन करके अकाउंट्स में झूठी एंट्री डालते हैं। वीरेन भाटिया की हत्या करने वाला किलर वही था जो पहले भी हत्या के इरादे से भाटिया परिवार के फ्लैट में घुसने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन वीरेन खुद उसके पास क्यों गया था? इन सवालों में साजिशों के ऐसे चक्रव्यूह छिपे थे जो बहुत जल्द पुलिस के सामने आने वाले थे, और वीरेन की जिंदगी के वो राज भी जो बेहद चौंकाने वाले रहस्यों से भरे थे। हेलो वीरेन भाटिया। आप बोल कौन रहे हैं? वीरेन भाटिया का यार बोल रहा हूँ, और उसको बोलना कि फोन बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा। घर का पता भी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बोल कौन रहे हैं? 10 लाख रुपया लेना है मुझे उससे। आप अपनी फर्म का नाम बताइए, मैं अकाउंट चेक करके। हमारे धंधे में अकाउंट कुछ नहीं होता। फोन दे उसको। आपका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। अब दे वीरेन भाटिया को फोन। पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पाटिल, मुझे इस वीरेन भाटिया के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स और बिजनेस अकाउंट्स के सारे डिटेल्स चाहिए, और अपने खबरियों से बोलो कि इसके बिजनेस पार्टनर प्रफुल्ल ठक्कर पे नजर रखें। सर। Here we go, last over. Heaved away, that's 4 of them. 1 bounce, that's the start you need when you're trying to get 17. And don't forget Yuvraj, he's taking Stuart Broad for 6 sixes in and over in a T20 game as well, so he can hit 2. Perfect start for India. हेलो। वीरेन भाटिया का राम नाम सत्य हो गया है क्या? कौन? तेरा बाप सुलेमान भाई। वीरेन भाटिया का गारंटर तू है ना? पता कर वो वाकई मर गया है कि नहीं, और अगर वो सच में मर गया है तो मेरे 10 सीताफल तू चुकाएगा। सर, ये प्रफुल्ल ठक्कर 4 साल पहले वीरेन को गारमेंट बिजनेस में लेके आया। इससे पहले वीरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। मैंने वेरीफाई किया है सर, दोनों के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम था। हो सकता है वीरेन के बेटे का शक सही हो, प्रफुल्ल वीरेन को चूना लगाता हो। लेकिन सर, ये वीरेन भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स। पिछले कई महीनों में वीरेन के नंबर पे जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर नंबर्स बंद हैं। मर्डर के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, मर्डर से पहले रात को 9 बजे बैंड्रा के एक पीसीओ से फोन आया था, और 2 घंटे पहले एक नंबर से और कॉल हुआ था जो किसी प्रताप सरदेसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये प्रताप सरदेसाई और वीरेन भाटिया की रोज बातचीत होती थी। कहाँ रहता कहाँ ये प्रताप सरदेसाई? अंधेरी लोखंड वाला सर। मूव। जी, मैं और वीरेन कॉलेज के टाइम के दोस्त थे, लेकिन आप लोगों की आने की वजह? आपको नहीं पता कि शनिवार की रात को वीरेन भाटिया का मर्डर हो गया है? क्या? ये कैसे हो सकता है? शनिवार को आपकी वीरेन के साथ क्या बात हुई थी? शनिवार को तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने मुझे इनवाइट किया, तब मैं बिजी था तो मैं जा नहीं पाया। आखिरी बार कब मिले थे उससे? वही मैरिज एनिवर्सरी के 1 हफ्ते पहले। किस सिलसिले में? सब उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। आपके दोस्त वीरेन के कौन कौन दुश्मन बन गए थे, आप कुछ बता सकते हैं? अब मैं क्या बोलूं साहब, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। जब समझ में आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। प्रफुल्ल ठक्कर के साथ साथ इस पे भी नजर रखो। हेलो सुलेमान भाई, मैं वीरेन के घर पर ही हूँ। उनके घर वालों से मिला, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। 2 दिन है तेरे पास।
सर शनिवार को प्रफुल्ल अपने मराड़ वाले फ्लैट में था। उसकी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में वो रात के 9 बजे घर में गया और सुबह बाहर निकला। और प्रताप सरदेसाई भी अपने अंधेरी वाले ऑफिस में था सर। पाटिल, ये मर्डर सुपारी देके करवाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि बांद्रा के उस पीसीओ से वीरेन को आर्य रोड बुलाने के लिए फोन किया गया था। उससे पहले भी वीरेन को वहां से कई कॉल्स जा चुके हैं। अब हमें पता ये लगाना है कि बांद्रा के उस पीसीओ से वीरेन को कौन फोन करता था। सर, राजू खबरी से पता चला कि वीरेन भाटिया बांद्रा के एक बार में अक्सर जाया करता था। चलो सुनो, इसको पहचानते हो? ये तो रेगुलर कस्टमर है, समझ लो इसका अड्डा ही है। कौन कौन बैठता है इसके साथ? वैसे तो उसके बहुत सारे यार दोस्त आते हैं। ये दोनों आते हैं? हाँ साहब, ये दोनों आते थे, लेकिन एक बार इस आदमी के साथ बीरेन सेठ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अरे तू खुद को क्या समझता है? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। करोड़ों के डील, लाखों के लेन देन, सेठ लोग थे साहब। सर, प्रताप सरदेसाई वीरेन भाटिया के घर से एक ब्रीफकेस लेके निकला है और अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर एक ऑटो पकड़ रहा है। ओवरटेक करो। क्या बात है साहब? साहब बताइए तो क्या बात है? बताइए तो क्या बात है? अरे साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी किलर को पैसे देने नहीं गया था वहां पे। मैं तो थाने स्टेशन जा रहा था अपनी गाड़ी छोड़ के ऑटो से। मैं नासिक जा रहा था, 4 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पे छोड़ दी। वीरेन के मर्डर में तेरा क्या आता है? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरा दोस्त था। दोस्त जब कर्जदार हो जाए और पैसे चुकाने का नाम ना ले रहा हो। आप लोग गलत समझ रहे हो। तेरा वीरेन से झगड़ा नहीं हुआ था? सितारा बार, बांद्रा, कुछ याद आ रहा है? वो तो साहब ऐसे ही। ऐसे ही क्या? किससे मरवाया वीरेन को? मैंने नहीं मरवाया उसे, उसने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। साफ साफ बोलो। यार मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। उम्र भर खाक छानता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। धंधे बदलने के बजाय खुद की आदतें बदली होती तो कुछ हाथ लगता। मेरे बीवी बच्चे क्या कम है मुझे कोसने के लिए, जो तू भी कोसने लगा? जब कोई तुझे समझाने जाता है ना, तुझे ऐसा लगता है सारे तुझे कोसते हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूं भाई, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं बस 2 ही दिनों का मेहमान हूं। अबे चढ़ गई क्या तुझे? मैं सही कह रहा हूं, मैंने खुद को मरवाने के लिए सुपारी दी है। सर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो सच बोल रहा था सर। खुद को मरवाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी उसने। मैंने तेरे 20 पेटी देने हैं और बैटिंग वालों के 10 पेटी। मेरा 50 लाख का इंश्योरेंस है। मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरे परिवार वालों को मिलेंगे और सारा कर्ज चुकाने के बाद 20 पेटी उनके पास बचेंगे। अरे बकवास बंद कर यार, पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं उस किलर को एडवांस पैसे भिजवा चुका हूँ। अरे तू खुद को क्या समझता है?
तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? बैठ तो भाई। छोड़ यार, तेरे जैसों के साथ दोस्ती नहीं रखनी मुझे। बाहर में जा साले। सर मुझे लगा वो मुझसे और पैसे उधार मांगने के लिए नाटक कर रहा है, इमोशनल फूल बना रहा है मुझे। लेकिन सर आपने जब बताया कि उसको मर्डर हो गया तो यकीन हो गया। मैं तो ये पहले क्यों नहीं बताया? उसके मर्डर के बारे में सुन के तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने आज भाभी जी को बताया इस बारे में तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो 20 लाख रुपए लेकर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें मोटा मुनाफा हुआ है। ऐसे में वो आदमी खुद अपने लिए नहीं, मेरा मन नहीं मानता इस बात को। उन पैसों में से भाभी जी ने मुझे आज 5 लाख रुपए दिए। सब में मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की, जोर दिया तो ले लिया साहब। और मुझे ये भी बोला कि धीरे धीरे वो बाकी के पैसे भी दे देगी। प्रताप जी ने मुझे सबके बारे में बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो भला खुद को क्यों मरवाएंगे? आपको क्या लगता है कि प्रताप ने वीरेन की सुपारी दी और अब कहानी बना रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। राधा जी, सच तो ये भी है कि वीरेन की मौत के बाद इंश्योरेंस का 50 लाख रुपया तो आप ही को मिलना था। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके पति को कौन और किस मकसद से मरवा सकता है। वो दुनिया का कर्जदार था, तो क्या उसकी हत्या उसके लेनदारों ने की या उसकी मौत से फायदा उठाने वालों ने? वीरेन की जिंदगी के उलटफेरों की वजह से हम सबने बहुत कुछ सहा। वीरेन जिंदगी में बहुत बड़ा सोचता था, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। इज्जत, नाम, शोहरत, ऐसा सब कुछ कमाना चाहता था वो। अब ये फिल्में बनाने का नया भूत कहां से सवार हो गया? ये बाप दादा की जमीन का पैसा अब क्या फिल्में बना के डुबाना है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है और एक जोशी ने कहा भी है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जिंदगी बदली ही नहीं, बल्कि और ज्यादा नुकसान हो गया। फिल्म के घाटे के बाद रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई। ये बड़े बड़े प्लान बनाना आप छोड़ दो। जिन कामों में छोटे मोटे कमीशन मिल जाते हैं उनमें क्यों नहीं संतोष कर लेते? उस छोटे मोटे कमीशन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। देखना, एक दिन मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर बनूंगा मैं। जमीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और बिल्डिंग खड़ी करने के सपने देखते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे भी सितारे बदलेंगे, समझी? पैसा दोगुना चौगुना करने की लालच में बची कुची रकम भी स्टॉक मार्केट में डुबो दी, फिर अकल आई तो पिछले 4 साल से गारमेंट के बिजनेस में टिके। जिंदगी में पहली बार 20 लाख का मुनाफा हुआ। 20 लाख का मुनाफा ऐसे तो नहीं हो जाता। कभी पूछा नहीं आपने कि इतना पैसा कहां से आया? सट्टेबाजी से। क्रिकेट के बैटिंग में पैसे लगाता था वो, कभी बताया नहीं उसने? मुझे शक था कि पापा प्रफुल्ल भाई के साथ सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, लेकिन हाँ सर, जिस रात पापा का मर्डर हुआ उसी रात घर के लैंडलाइन पे एक कॉल आया था। वो कह रहा था कि पापा को उसके 10 लाख रुपए दे रहे हैं। हो सकता है सर ये बैटिंग का ही पैसा हो। नाम क्या बताया उसने? सर उसने नाम नहीं बताया। रोमा जी, आपको भी कोई ऐसी कॉल आई है कभी? जी नहीं सर। वैसे वो छत से पैर फिसल गया था या सुसाइड था? सर मैंने आपको बताया था ना, मेरा बस पैर फिसल गया था। सिर्फ रोमा का सुसाइड नहीं, वीरेन के घर वाले हमसे काफी कुछ छुपा रहे हैं। कहीं उन्होंने तो वीरेन को मारने की सुपारी नहीं दी, क्योंकि वीरेन की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही हुआ है और ये प्रताप सरदेसाई भी उनसे मिला हुआ हो सकता है। सर ये 20 लाख का मुनाफा और ये 10 लाख के कर्ज का चक्कर इनकी कहानी हो सकती है, या हो सकता है कि इसका वीरेन की बैटिंग से कोई सीधा सीधा कनेक्शन हो। ये बात तो पक्की है कि वीरेन बैंड्रा के बार में बैठ के सट्टा लगाता था। पाटिल, अब इसका पता तो प्रफुल्ल से चलेगा, सस्पेक्ट तो वो भी है। अब बुलाओ उसे, बहुत खुला छोड़ दिया। सर प्रफुल्ल आया। बुलाओ। साहब मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में, मैंने बचा ही लो साहब। शांति रख, शांति रख। चल बोल, बात क्या है? साहब ये वीरेन के चक्कर में मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। उसके 10 लाख चुकाने के लिए मुझे धमकियां मिल रही साहब। 10 लाख या 10 सीताफल? सट्टे की हार का पैसा है ना ये? हाँ साहब, वो वीरेन सट्टा लगाता था। वो वीरेन सट्टा लगाता था और तू उसको बट्टा लगाता था? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बहुत चूना लगाया ना कंपनी का पैसा गबन करके वीरेन को। ये झूठ है, कंपनी का पैसा तो वीरेन गबन कर रहा था। मैं तो पछता रहा हूं आज उसके साथ पार्टनरशिप करके। तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास। तू
तूने उसे सट्टेबाजी में घुसाया। मुझे पता नहीं था कि सट्टे में पैसा लगाने के लिए वो कंपनी का पैसा उड़ा के मुझ पे चूना लगाएगा। मरे को कोई भी झूठा बोलता है। साहब उसके मरने के बाद मेरी तो वाट लग गई है। उसके हार के 10 सीताफल नहीं चुका है ना, मेरा भी मर्डर हो सकता है साहब। ये कौन है जो सीताफल मांग मांग के तुझे मिर्ची लगा रहा है? सुलेमान भाई। वीरेन को किसने मरवाया? हो सकता है कि उसके पैसे ना देने पे सुलेमान भाई ने मरवा दिया हो, और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। सब बचा लो। कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये सुलेमान भाई? ये लीजिए। क्या है ये? किसने दिया? इन्होंने दिया। अरे सुनो तो। वीरेन का बेटा होने के नाते तुझे उसके 10 लाख चुकाने हैं। अगर नहीं चुकाया तो बाप की तरह मारा जाएगा। अमिताभ बच्चन। याद आया? फिर से फोन करूंगा। इस अमिताभ बच्चन का फोन आया तो उसको बोल देना तुम पैसे दोगे। बट सर, बीच में मत बोलो, और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। उसी का कॉल है सर। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? लेकिन कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा है। फोन इतनी जल्दी काट दिया कि लोकेशन का पता ही नहीं चला। सुलेमान के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। मैं तो सिर्फ लेन देन का काम करता हूँ राजन भाई के कहने से। ये राजन भाई कौन है? मैं नहीं जानता साहब। उससे कोई भी काम होता वो मेरा खोली पे आ जाता था साहब। वीरेन के मर्डर में सुलेमान या राजन का क्या हाथ है? साहब मुझे नहीं पता साहब। अब तू बोलेगा तू वीरेन को भी नहीं जानता? मैं वीरेन को मिलता था साहब, उससे बैटिंग का पैसा लेके चले जाता था साहब। लास्ट टाइम में उसे पैसा देने गया था, वो 20 लाख रुपए जीता था साहब। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जितना पीना चाहते हो पियो। आज शाम तक तो मैं अपने आप को मरवाना चाहता था। मतलब? मैंने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। सर, अगर वीरेन के खुद की सुपारी देने की बात सच है तो यह भी सही होगा कि बैटिंग में 20 लाख जीतने के बाद उसने अपनी सुपारी कैंसिल की होगी। तो फिर वीरेन को मरवाया किसने? पाटिल, ये सुलेमान या ये जो कोई भी है, ये जब तक हमारे हाथ नहीं लगता ना तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक काम करो, वीरेन की फैमिली का फोन सर्वेलेंस पे डालो। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने 10 लाख वसूल करने के लिए वो किसी न किसी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। मम्मी, मुझे एडमिशन मिल गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो खुश है ना? मम्मी मैं बहुत 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 खुश हूँ। माँ, अब सबसे पहले प्रफुल्ल के साथ पार्टनरशिप खत्म करनी है। थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है कि वो। हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? पापा का कर्जदार मारने की धमकी दे रहा है। हाँ, मैं पुलिस को जाके सब बताता हूँ। अरे नहीं बेटा, पुलिस को बताने से क्या होगा। हम एक काम करते हैं, उसके पैसे दे देते हैं और ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं।
सर, हृदय के मोबाइल पर भी बांद्रा के उसी बार के पास से फोन आया था जहां पे वीरेन जाया करता था। पाटिल इमीडिएटली सर्च टीम भेजो। हो सकता है ये सुलेमान उर्फ राजन उर्फ अमिताभ बच्चन वही हो। सर। ये ले, संभाल के जाना। हाँ, सर, हृदय की जो कॉल ट्रेस की थी कि उसकी रिकॉर्डिंग। हेलो, 9 बजे तक पहुंच जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मतलब हृदय का फोन सर्वेलेंस पर डालने से पहले उसको कॉल आ गई थी। अभी उसके फोन की लोकेशन क्या है? सर, ये तो घर पे बता रहा है। पर 9 तो बजने वाले हैं। वीरेन की तरह न जाने कितनों को सट्टे के सब्ज बाग दिखाने वाले सट्टेबाजी के सरगना फिलहाल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वीरेन की जिंदगी के खुलासे वीरेन की राह पर चलने वालों की आंखें भी खोलने वाले थे, क्योंकि वीरेन और उसके परिवार की तबाही में सट्टेबाजी का बहुत बड़ा हाथ था। एक पल में 4 गुना 10 गुना कमा लेने की मृग तृष्णा किसी भी नशे की लत जितनी ही घातक होती है, और वीरेन की हत्या उसकी इन्हीं आदतों का परिणाम थी। लेकिन वीरेन की हत्या क्यों और किन हालात में करवाई गई, वो राज इस केस का दुखान था, जिसकी व्यथा बहुत जल्द सामने आने वाली थी। सुलेमान, सुलेमान खूब बैटिंग करता है साले। सर, वीरेन को क्यों मरवाया? सर, मैं मानता हूं कि मैं वेटिंग करता हूं, लेकिन मैं कोई किलर नहीं हूं सर। तूने खुद नहीं मारा होगा तो किसी से मरवाया होगा। सर, इसी तरह अगर हम अपने कस्टमर को मरवाते रहे ना तो हमारे साथ बेटिंग कौन खेलेगा? हम लोग धमकी जरूर देते बड़ी बड़ी, ताकि कोई भी कस्टमर हमारा पैसा ना खा सके और हमारे बारे में गलत भी ना सोचे, बस। और जब कोई पैसे दे ही ना तो? सर, मैं अच्छी तरह से जानता था कि वीरेन की हैसियत नहीं है मेरे 10 लाख रुपए लौटाने की, इसीलिए मैंने प्रफुल्ल के जरिए उसे टिप दिलवाई और किस पे सट्टा लगाना है ये बतवाया। और जो 20 लाख रुपए है ना सर, वो मैंने ही उसे जितवाए थे, ताकि उसमें से 10 लाख रुपए जो मेरे थे मैं वो वसूल कर सकूं और उसकी उम्मीद को जिंदा रखूं, ताकि वो खेलना बंद ना करे, बस। इतना करके भी उसने तुम्हारे 10 लाख तो वापस दिए नहीं? आप गलत सोच रहे हैं सर। ना ही मैंने वीरेन को मरवाया है और ना ही मैंने उसे मारा है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मरवाया, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, उसके मरने के बाद मैंने उसके बेटे और प्रफुल्ल को फोन जरूर किया ताकि अपने 10 लाख रुपए वसूल कर सकूं, लेकिन जब से आपने मेरे आदमी को पकड़ा मैं वो 10 लाख भी भूल चुका था सर। लेकिन वो 10 लाख तो तूने लिए वीरेन के बेटे से। मैंने सर मार क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूं ना आपको। मंगलवार को बांद्रा के सितारा बार से तूने वीरेन के बेटे को फोन किया। ना ही मैंने किसी से पैसे लिए हैं और ना ही मैंने किसी को फोन किया है सर, प्लीज बिलीव मी। सर, वो आवाज पहले जैसी ही थी। हृदय, हमने वो कॉल ट्रेस की थी, वो आवाज सुलेमान की नहीं थी। मुझे नहीं पता सुलेमान कौन है, पर उसी आवाज से मुझे धमकी भरे कॉल्स आए थे। तो इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो मैंने मना किया था।
मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ और 10 लाख के लिए मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पाटिल ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। क्यों ना भाटिया परिवार का झूठ पकड़ने के लिए हम रोमा के सुसाइड वाले हादसे से शुरुआत करें। सबसे पहले हमें फोन किसने किया था? एक लेडी है सर, यही रहती है ग्राउंड फ्लोर पे। सर ये रहा। चलो जी आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। वो रोमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके घर वालों ने कहा था कि पुलिस को कुछ नहीं बताना, इसलिए मैंने उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सारा डिटेल में आप हमें बताइए। उस रात मेरे घर में माता रानी का जागरण था। आप उस रात के प्रोग्राम का, आपके हैंडीकैम का रिकॉर्डिंग हमें दिखाएंगे? जी ये तो जगताप है, हिस्ट्री शीटर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ मिलेगा ये जगताप? पास के ही चौल में रहता है सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे कहाँ ले चल रहे? बोलता हूँ सब बोलता हूँ साहब। अपन को और मत मारो साहब। बोल। अपन उस दिन वीरेन को मारने गया था साहब। उसकी बेटी के सुसाइड कांड की वजह से अपन को उसको बिना मारे लौटना पड़ा। किसके कहने पे गया था वीरेन को मारना? उस एड़ी खोपड़ी ने तो खुद को मरवाने का सुपारी दिया था। अच्छा, मैं तुझे मार दूं तो मेरे को पैसा देगा? बोलो कितना लोगे? 2 लाख। ये 50,000 है। 2 दिन बाद तुम मुझे जहां मारना चाहोगे मैं आ जाऊंगा 1.5 लाख लेकर। अगले दिन उसने सुपारी कैंसिल कर दिया साहब। फिर भी तूने उसे टपका दिया? क्योंकि उसके मना करने के बाद भी अपन को उसी के मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी थी सुपारी? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे ने किया क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को कहा सुनिए ना। कहाँ लेके जा रहे हैं ये? इंस्पेक्टर साहब, हे भगवान। साहब आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली। मैं अपने पापा को क्यों मरवाऊंगा? उस दिन अपना फोन घर पे छोड़ के तू तेरे बाप के बैटिंग का 10 लाख रुपया नहीं बल्कि तेरे बाप की सुपारी का 5 लाख रुपया देने गया था जगताप को। हाँ, मैंने सुपारी दी थी जगताप को। मैंने मरवाया अपने बाप को। तेरी माँ और बहन भी शामिल है ना इसमें? 50 लाख का इंतजार कर रहे हैं सबके सब। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। ये काम सिर्फ मैंने किया, अकेले। हमारा जीना आराम कर दिया था उसने। शराब, बेटिंग, हमारी बिल्कुल परवाह नहीं थी उसको। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता था। अगर मैं उसको नहीं मरवाता ना तो वो दिन दूर नहीं था जब मैं, माँ और रोमा सड़क पे होते। ये प्लान कब बनाया तूने? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि मेरे बाप ने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। बस उसी दिन उसे मैंने मरवाने का सोचा। जगताप, मुझे अब मरना नहीं है। सुपारी कैंसिल। और हाँ, वो जो एडवांस मैंने तुझे दिया था वो तो रख, लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसके मोबाइल से ही जगताप का नंबर लिया और जगताप को अपने बाप को मारने की सुपारी दे डाली। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है, बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज रात ही काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा। पर उस दिन रोमा के सुसाइड अटेम्प्ट के कारण वो काम उस दिन नहीं हो पाया। पर मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन
मैंने जगताप को पापा को फोन करने को बोला था। तू तो अब मरना नहीं चाहता है, लेकिन अगर तूने मुझे 50,000 रुपए और नहीं दिए तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। जान बचाना चाहता है तो आर्य रोड मिल 50,000 के साथ। पूरे 50,000। उस दिन जब सुलेमान का धमकी का फोन आया मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के मर्डर का शक इसी पर डाल दूं। और उस दिन जगताप को पापा के मर्डर की सुपारी के पैसे देने के लिए मैंने उससे कहा कि मुझे उसी बांद्रा के बार के पास से फोन करे जहां बैठकर पापा बैटिंग किया करते थे। इस काम के मैंने उसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। माना कि तेरे बाप की आदतें खराब थी, लेकिन उसको मारने की बजाय अगर तू उसको सुधारने की कोशिश करता ना, तो आज तेरा बाप जिंदा होता, अपने परिवार के साथ होता। क्राइम का मोटिव चाहे कुछ भी हो, क्राइम क्राइम होता है, एंड क्राइम नेवर पेस। वीरेन पैसा कमाने के लिए जो हथकंडे अपना रहा था, वो इंसान को सिर्फ तबाही की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब अपने भटक जाएं तो उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश अपने ही कर सकते हैं। अपनी कोशिशों से निराश होकर अगर अपने ही अपनों का खून बहाने लगे तो फिर ना रिश्ते बचे रहेंगे और ना ही इंसानियत। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।